अस्सलामुअलैकुम टू द मिड डे शो। 1 बजे की खबरें लेकर, तज्ज़िये और तबसरे लेकर हाजिर हैं जनाब। हम हैं आपके साथ, यानी कि मैं लबीबा तैमूर, और एज यूजुअल मेरा साथ देंगे नन अदर देन राना एसार साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है कि आपका आधा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा और बाकी दिन भी हमारी दुआ है अच्छा गुजरे। तो जनाब हम शामिल करते हैं आज तक की हेडलाइंस जो कि हम अपने शो में शामिल करेंगे, और अपने नाज़रीन को बताते चले कि सबसे पहले जो इतनी देर से जो रोला पड़ा हुआ था, उस रोले का कुछ तो होता नज़र आया है कि जनाब उस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो कहा गया था कि इमरान खान के पर जो कातिलाना हमला हुआ है उसकी मद में जो है वो आप FIR दर्ज करा दें, और पुलिस की मदियत में दर्ज FIR को मुस्तरद भी किया गया और दर्ज भी की गई। आखिर क्यों राना साहब? नहीं, वो देखें, जब कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसल शाहकार साहब को कहा कि आप FIR दर्ज करें, और उसके बाद दिलचस्प सूरत हाल ये हुई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको किसने रोका है, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो परवेज़ इलाही साहब ने रोका है। जिसके बाद कल फिर परवेज़ इलाही साहब शटल कॉक की तरह कभी इमरान साहब की तरफ जाते थे, कभी वापस आते थे। 2 दफ़ा उनकी मुलाकात हुई, और उसमें जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि वो इमरान खान को ये कन्विंस करते रहे कि आप इसमें से नाम वापस ले लें। अच्छा, और यही तो रफड़ पहले दिन से था, अब तक यही चल रहा था। अब और क्या आ गई ना बात सामने। हाँ। अच्छा, फिर ये हुआ कि कुछ सदर आरिफ अलवी साहब भी इमरान खान साहब से 3-4 दिन पहले मिले थे, उन्होंने भी उन्हें काफ़ी कुछ चीज़ें की। परवेज़ इलाही ने भी अपना मौक़िफ़ दिया कि हमें और इदारों से टकराने के बजाय और इदारों के ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करने के बजाय हमें कानूनी प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, और जो मुलजिम होगा तफ्तीश में सामने आ जाएगा। जिसके बाद ये कि इमरान खान साहब ने भी मेरी इतलात यही है कि उन्होंने कहा कि फिर आप पुलिस की मदीयत में करा दें दर्ज, ताकि हमारा मौक़िफ़ कम ना पड़े। अगर वो नाम लेते तो डेफिनेटली उन पे ये आता कि जी इनकी कोई मुका हो गया, इसलिए इन्होंने नाम वापस ले लिए। अब जो PTI की लीडरशिप है वो जो शोर मचा रही है, उसका वजह सिर्फ ये कि वो फेस सेविंग अपनी कर रहे हैं, ताकि जो उनके वर्कर और उनके वोटर्स हैं वो ये ना कहें जी इन्होंने खामोशी इख्तियार की थी, इसका मतलब है कि ये आपस में इनका मुका हो गया, इसलिए ये बयानात ये वो चल रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसमें PTI की कॉन्सेंट शामिल थी, और इमरान खान साहब की खामोशी जो थी वो इस बात की दलालत थी कि जी हम ठीक है, आप फिर जैसे करना चाह रहे हैं वो कर लें। और उन्होंने जो सियासी फ़ायदा लेना था ना लबीबा, वो इससे ले लिया इस गेम से। उन्होंने जो कुछ भी अपने उनके सियासी मकासद थे वो इससे हासिल कर लिए हैं। उन्हें भी यही बताया गया कि जब आपने पॉलिटिकल अपने मकासद हासिल कर लिए हैं तो उन पर छड़ दो, थोड़ा पीछे हो जाओ। तो खान साहब ने भी ज़्यादा सियासतदान है वो कोई वो तलवार पकड़ के वॉरियर थोड़ी है कि वो निकल आए हैं लड़ने के लिए। सियासतदान है, और सियासतदान का काम ही है कि वो मौके से फ़ायदा उठाए और उसके बाद बैकफुट पे चला जाए। तो यही हुआ है, और वो उन्होंने खान साहब ने एग्जैक्ट यही किया है। नहीं तो ठीक है, अब जब उनकी FIR दर्ज हो गई वीर, वो अभी भी वही नाम के जो रोले रले हैं सारे अपनी जगह पर हैं सर। लेकिन ये कि देखो मैं एक चीज़ आपको बताऊं। हाँ चलें, आप बताएं। मैं ये बताऊं जो आप कहने चाह रही हो ना, वो ये कि देखें जब FIR दर्ज होती है ना, तो इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हाँ, ठीक है, हो गई। इसके बाद तफ्तीश है, इस FIR में ज़िमनी है, ज़िमनियों के अंदर बहुत नए नाम आ जाते हैं, जो पुराने नाम होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं, तो ये चलता रहता है। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ऑब्वियसली ये मामला जल्दी ख़त्म होना, और जैसे मुकमुका वाली बात होती है होना चाहिए, इस तरह की तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स की बात नहीं हो जाएगी। डिले होते जाएगा तो फिर तो काम मामला तो फिर नहीं, बात देखें, हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, ठीक है। हर चीज, मिसाल के तौर पे अब तफ्तीश तो अब शुरू होगी जब FIR दर्ज होगी। FIR दर्ज होने से पहले तफ्तीश हो ही नहीं सकती। मैं तो हंस रहा हूँ कि जब तो आपने FIR दर्ज नहीं की तो आपने मुलजिम का बयान भी ऑन एयर कर दिया उसको आवाम के साथ। जब तक आप ठोक बजा के, चाहे वीडियो में कोई बंदा नजर आ रहा है कि वो यूं कर रहा है, लेकिन जब तक आप ठोक बजा के तफ्तीश करके साबित नहीं कर लेते कि यही बंदा है वो, ठीक है, तो अब तो फेक वीडियोस पता क्या क्या चल रहा है। तो वो उसको इतना अर्ली लाने का मकसद कुछ और था, और वो यही था जो हो गया। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा यार अब काम डाउन होना चाहिए। ये इतनी ज़्यादा तोपें ऊपर चली गई हैं और इतनी ज़्यादा वो पॉल्यूशन हो गई है, फालूदगी आ गई है कि इसको कम होना चाहिए।
ताकि लोगों को थोड़ा सा तो सुकून मिल सके। अनरेस्ट माहौल है, दिमाग में कहीं ना कहीं होता है कि अच्छा अब लॉन्ग मार्च दोबारा स्टार्ट होगा तो ट्रैफिक के इतने मसाइल हैं, हमें फिर कहीं ना बाउंड होना पड़े, हमारी स्पेशली स्कूल्स हैं, स्कूल्स बंद हो जाते हैं, वो वाले इलाके जो हैं कल भी आपको पता है कि मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हुए, जीटी रोड बंद कर दिया। यदि मैं ये समझता हूँ कि देखें, जब आप कोई मेन रोड बंद करते और वहां पे लोगों को परेशानी होती है, उन्होंने मारे है, उन्होंने गोलियां चलाई है, आप उनकी लोगों के इदारों के साथ अगर आपका है, आप कोई और रास्ता अपनाए ना। आप जब ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं, मुसाफिर रुक जाते हैं, बच्चे बच्चियां परेशानी में आ जाए। मैं कुछ दिन पहले की बात है, यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल की और उन्होंने कार्डियोलॉजी के सामने ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मैं भी गुजर रहा था, मैं भी, गाड़ी खड़ी हो गई। मैंने एक औरत को देखा, वो रो रही थी बकायदा। मैंने उसे कहा कि मैम क्या बात है, क्यों रो रही है? कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैंने उन्हें स्कूल से लेना है, छुट्टी हुए 1 घंटा हो गया, वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं, स्कूल का चौकीदार अकेला वहाँ रह गया है, मैं इन्हें कह रही हूँ, ये मेरी बात नहीं सुन रहे। मैंने उन्हें जाके कहा, मैंने उन्हें कहा भाई आप डॉक्टर्स हो, आपको तो इस बात की समझ होनी चाहिए, तो आप इसको जाने दो, किसी और को ना जाने दो। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ मुझे ना जाने दो, इनको ना, ठीक है करें, लेकिन इसको जाने दो, इसके बच्चे रो रहे। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, इनको जान देता तो फिर सारे जान देता है, भी नहीं जाएगी। पापा हम लोगों ने आपकी तो नहीं ना मुतालबात मानने हैं, जो भी है हम लोगों ये लोगों को समझना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि भाई जब आप ट्रैफिक बंद करते हैं, किसी की मोटरसाइकिल जला देते हैं, ठीक है, वो बेचारा स्कूटर राइडर था, जिसकी आपने मोटरसाइकिल जला दी, अभी जलाई, ठीक है ना, रो रो के कह रहा था कि मैं और बस मेरा एक भाई है। मैं आपको बात बताऊं, हमारे लिए जो बाज़ औक़ात मामूली चीज़ें होती हैं ना, लोगों के लिए उनका बहुत बड़ा मतलब होता है। एक गरीब बच्चा जब मोटरसाइकिल खरीदता है ना, आपको नहीं पता वो कितने कमेटियां पता नहीं डाल रहा है, अपनी तनख्वाह में से पैसे बचा रहा है, और वो ओवर टाइम जो है वो लेके आ रहा है। उसको बड़े परीत से रखता है कि वो मेरे साथ उम्र के साथ वो गुजरे, वो ये गिराने और तोड़ने। भाई अभी कुछ दिन अरसे कुछ पहले जब एक मजहबी जमात ने वो किया, दर्जनों मोटरसाइकिलें जला दी गई। भाई उन बेचारों का क्या कसूर है यार? वो उनका कसूर क्या है कि आप उनकी मोटरसाइकिल, उन्होंने कोई खराबी की है, उन्होंने कोई गड़बड़ की है, उन्होंने कोई आपके लिए तकलीफ, तो आप सियासी एहतिजाज कर रहे हैं, तो आप सियासी एहतिजाज कर रहे हैं ना, आप गरीबों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आप गरीबों के लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह, जाहिर है आप तरक्की याफ्ता मुल्क। अब देखें कल क्या कहते हैं, बरतानिया के अंदर नवाज शरीफ साहब के साहबजादा के जो घर है उसके बाहर किसी ने वॉल चॉकिंग कर दी, पता नहीं क्या क्या लिखा, वो मैं जुमले नहीं दोहरा रहा। अब बरतानिया में वॉल चॉकिंग की इजाजत नहीं है जी, ठीक है ना, तो आप उथे भी जाके पाकिस्तानी अंगर ये तुसी सारे काम पा रहे हो। अच्छा हम जब जहाँ जाते हैं पाकिस्तानी बताते जरूर है कि हाँ जी आज लो जी आ गए। हाँ अच्छा, फिर हमारी दीवारें, हमारे मेन रोड्स पे आप देखें, लोगों ने कोई ये इखलाकी तरबियत ही नहीं है कि हम दीवारों पे जो चाहे लिख देते हैं। दीवारें जो कुछ इतने बाज मैं समझता हूँ कि वल्गर किस्म के इश्तहारात दीवारों पे लिखे होते हैं, वहाँ से ख़वातीन गुजरती हैं, बच्चियाँ गुजरती हैं, बच्चे गुजरते हैं। हालांकि आप ये बात करें तो बड़ी बात है, सफाई सुथराई के हवाले से भी अखलाकियात की बात होती है। रास्ते में चलते चलते आप शीशा नीचे करते हैं, चीज़ें फेंक देते हैं। कुछ अरसे पहले की बात बता रही हूँ आपको कि काफ़ी रोड्स वगैरह पे ना बड़ा गंद और कचरा लिटर वही सारा फेंका जाता था। अब वैसे कंपैरेटिवली देखा जाए ना तो हमारी रोड्स जो है ना वो साफ सुथरी नजर आती है। उसमें मैं आपको बताऊं, देखिए अवेयरनेस थोड़ी बहुत तो है कि हाँ जी आपने शीशा नीचे नहीं करना, फेंक नहीं देना। मैं उनके हवाले से नहीं कह रही जो खोलते हैं पान की पी के फेंक देते हैं, गला खंगारते हैं और वो फेंक देते हैं, और वो वाली बात नहीं करी। वो मेरे ख्याल से आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी वो हम क्या कहते हैं वहां तक पहुंचने में, सिंगापुर बनने में हमें कम से कम 100 साल तो लगेंगे सिंगापुर बनने में। थोड़ा बहुत हम लोग, लेकिन मैं एक चीज आपको एक बताऊं कि देखिए ये जो तालीमी इदारे होते हैं ना, इनका काम है कि खाली आप अलिफ बे नहीं सिखाते, आप साथ तालीम के तरबियत भी देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अब जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका सारा फोकस जो है वो ये कि हमने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली उनका तो बस नहीं चलता, नहीं तो वो कहेंगे बच्चा भी वो लेके आएंगे जो हम स्पॉन्सर करेंगे। ठीक है, आपने बैग ऐसा लेना है, शर्ट ऐसी लेनी है। हर साल आप किताबें बदल देते हैं, डाल देते हैं हर साल आप ना किताबें बदल देते हैं। वो किताबें अब जो हम बाहर यूनिफॉर्म बदल देते हैं। अपनी जगह पर है, जितनी महंगी हो चुकी है ना किताबें, मैं समझ, अच्छा टेक्स्ट बुक्स हमने चेंज की थी,
इमरान खान के दौरे हुकूमत में उन्होंने चेंज करवाई थी, तो कुछ वो बेहतर हुआ था कि एक ही कोर्स हो गया था, एक ही निसाब, ठीक है ना, एक ही निसाब होगा। अब मसला ये कि आप अलग-अलग प्राइवेट जो आपके स्कूल्स हैं उसमें आप देखें बुक्स अलहदा हैं, और सर बुक्स अलहदा होने का मकसद ये नहीं है, पढ़ाई अपनी जगह ऑक्सफोर्ड की लगी हुई है, वो इंतहा महंगी, एक बुक 5,500 की। मैं अब आपको बताऊं मैंने सारी ज़िंदगी तालीम कैसे हासिल की, जो मैंने मिसाल के तौर पे मैंने 7वीं जमात पास की, 8वीं में गया तो मैं 8वीं में नज़र रखता था पहले ही कि 8वीं में कौन कौन पास हुआ। अच्छा, ठीक है ना, हम कहते थे यार ये अपनी किताबें हमें दे दो, कोई 2 इधर से मिल गई 2 इधर से, हम अपना सेट पूरा कर लेते थे। अब ये तालीमी इदारे जो प्राइवेट हैं क्या करते हैं, ये हर साल सिलेबस बदल देते हैं। सिलेबस बदलने का मतलब ये होता है कि आप पहले वाली किताबें कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। और हमारा चूंकि मुआशरा एक एहसास कमतरी का मारा हुआ माशरा है, हम कहते हैं कि हम नहीं सीख सके, हमारे बच्चे जो है ना इंग्लिश बोलें मुंह टेढ़ा करके, वो हमारी इस नफ्सियाती कमजोरी का फायदा उठाते हैं, और फायदा उठाने के बाद वो माहौल हमें उस तरह का देके, और फिर हम ये समझ लो कि बिजली के बिल और बच्चों की तालीम दोनों ही करंट लगाते हैं माँ बाप को, सही कह रहे हैं, ठीक है, और वो बेचारे रुल जाते हैं इसी में कि हम किसी तरह ये सारा कुछ पूरा करें। अब के जो हमारा जा रहा है ना दौर, उसमें बिजली का बिल कुछ ज्यादा ही हमें करंट लगा रहा है, पहले फिर कुछ बेहतर होता था, अब किस दौर में बहुत हो गया। नहीं इस वजह से मैंने मेरे बेटे दी जेडी फीस है ना उन्हें भी करंट लाया, उन्होंने बढ़ा दी है, हाँ, बहुत ज्यादा। अब ये इस पे बात करना चाह रही थी पीटीआई के लॉन्ग मार्च। एग्जैक्टली, अब मैं ये बात करना चाह रही थी कि पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है, हमने सुना था कि आज यानी कि मंगल से वो दोबारा स्टार्ट करें, लेकिन अब वो फिर मुलतवी कर दिया गया है नाज़रीन, और वो जुमेरात से स्टार्ट करेंगे, कर वो वजीराबाद से गए हैं। लेकिन सर आपको लगता नहीं कि हमने पहले भी बात की थी, सुस्त रवि का शिकार है ये उसी की उसमें आप देख लें, अब फिर डिले हो गया इसके अंदर, क्यों भला? देखें बात ये कि इमरान खान साहब को इस लॉन्ग मार्च के हवाले से जो लोगों ने, उनके दोस्तों ने भी उन्हें कहा, खुद भी उन्होंने सोचा कि पीटीआई का मतलब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों का अलमिया ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को माइनस किया तो अब मुस्लिम लीग नून कहाँ है, ठीक है ना, मरियम ने बिल्कुल संभाला, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जब भी वापस आएंगे आप देख लीजिएगा तो मुस्लिम लीग नून में जान पड़ जाएगी। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब तक थी तो पीपल्स पार्टी में जान थी, उनकी शहादत के बाद बिलावल और जरदारी साहब नहीं संभाल सके, इसी तरह फेस होता है इमरान खान है ना, हाँ। इमरान खान को उनकी तकरीरें तो हम मोबाइल पे भी सुन सकते हैं, हाँ, उनकी तकरीरें सोशल मीडिया पे भी सुन सकते हैं, लोग उनकी झलक देखने के लिए आते हैं, बहुत फैन उनको देखने के लिए आते हैं, बहुत फैन फॉलोइंग, ठीक है ना। तो अगर इमरान खान ही नहीं ट्रक पे सवार होंगे तो शाह महमूद कुरैशी तो अपनी बेटी को नहीं जिता सके, असद उमर के जो है अपना कोई हल्का नहीं है, फवाद चौधरी साहब जेलम शेलम में बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये लोग जो हैं वो नहीं है जो क्राउड पीटीआई देखें, मेरे ख्याल से मैं बहुत बड़ी बात कर रही होंगी, लेकिन पीटीआई को चलाना, उस बेबी को आगे बढ़ाना, वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है इमरान खान की वजह से ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, इमरान खान ही है जो कि मतलब ऐसे ही चल रहा है। मेरा ख्याल है हम ब्रेक ले लेते हैं। मैं क्या बहुत गया तुम्हें, मेरे चेहरे को पढ़ लिया तुमने, क्या ये ब्रेक लेनी चाहिए है? लेनी चाहिए। फिर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा, स्टे विद। वेलकम बैक नाजरीन, मिड डे शो आज की एक बजे की एक एक करके हम 1 बजे की सारी न्यूज़ को हम लोग कवर करते हैं, और जो नाजरीन और हाजरीन हमारे साथ जुड़े रहते हैं वो इसलिए क्योंकि शाम तक का वेट करना होता है, तो वो शायद मुमकिन नहीं होता उनके लिए, तो फिर हम उनके लिए स्पेशली ये शो लेकर आए हैं कि जी 1 बजे तक जो तज्ज़िया और तबसरे वो चाह रहे होते हैं, जो डेवलपमेंट हुई होती है उनके लिए ये खास तौर पर हम लोगों ने कोशिश हमारी ये होती है कि जब आधा दिन गुजर जाता है तो डेफिनेटली जो अहम तरीन वाक़यात जो हैपनिंग्स हैं वो हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे सेनेट है, कौमी असम्बली है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो इनमें जो कुछ भी हो रहा होता है वो सामने आ जाता है, तो अमूमन ये होता है कि फिर उसके बाद हम कहते हैं कि अब इस पे ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या है, शाम को इसको
तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपको दोपहर को ही उस पे एक तजिए दोनों तरफ के, तीनों तरफ के जो है निकाल के दिखा दे कि आगे होना क्या है बेसिकली। ऐसे ही अच्छा, अब नेक्स्ट जो हम स्टोरी कवर करना चाह रहे हैं ना, वो मुझे बड़ी अच्छी और दिल को बड़ी भाने वाली है। मेरी स्टोरी मुझे थोड़ी खुशी खुशी से वो ऐसे ना आंखों के आगे ऐसे वो डॉलर डॉलर टन टन मुझे नजर आ रहे हैं। तो जनाब सऊदी शहजादे का रवा माह पाकिस्तान का दौरा जो है जी वो मुतवक्के है, और गवादर ऑयल रिफाइनरी के लिए 10 अरब रुपए की सरमायाकारी जो है ना, उसके डॉलर मुझे नजर आ रहे हैं। डॉलर नजर आ रहे हैं चारों तरफ से, टन टन करते हुए। अच्छा सर, पाकिस्तान को 4.2 अरब डॉलर इजाफी बेल आउट मिलने की भी तवक्को है। अच्छा, अब हो गई है कुछ अच्छा सर, इस कैंप में हम बड़ी अच्छी बातें करेंगे। इसमें अच्छा तो होगा, लेकिन असल बात यह कि 21 नवंबर को जो शहजादा सलमान है, सॉरी क्या नाम है, मोहम्मद बिन सलमान साहब MBS जो हैं वो पहुंचेंगे, और अगर उसी वक्त या उससे एक दिन पहले इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचा तो सर ये खदशात आपने पहले भी जाहिर किए थे और मैंने कहा था सर चुप बोलें। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एकदम बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हुई हैं ना या हो रही हैं, उसमें एक डेवलपमेंट ये भी है कि सलमान साहब के वो आने से पहले, मोहम्मद बिन सलमान साहब के आने से पहले ये जो सियासी फ़िज़ा के अंदर मार धाड़ और चीखो पुकार और गंडासा और बड़के हैं ना, इनको किसी तरह काबू किया जाए। और वो काबू तभी होगा जब इमरान खान साहब को राज़ी करेंगे। इमरान खान साहब को राजी करना एडा आसान काम नहीं है। तो सर मुझे तो वही सिनेरियो दोबारा लग रहा है जो चाइना के साथ हुआ था। ऐसे नहीं, मेरा ख्याल है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखें बाय द एंड ऑफ टाइम नुकसान किसका? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इस बार ऐसा नहीं होगा। उसकी रीज़न ये कि जो आज मेरी इतलात हैं वो ये है कि बहुत सारी कुव्वतें जो पाकिस्तान की अहम कुव्वतें हैं वो सारी एक्टिव हैं, और मोहम्मद बिन सलमान साहब की आमद से पहले आप देखिएगा कि माहौल बेहतर हो जाएगा। उसमें आर्मी चीफ का ऐलान हो जाएगा, माइट बी के इलेक्शन की तारीख भी सामने आ जाए, माइट बी के इमरान खान अपना धरना जो है वो कॉल ऑफ कर दें और मुज़ाकरात की तरफ बात चली जाए, और हो सकता है कि मुज़ाकरात हो भी रहे हों इस वक्त भी, और हो सकता है कि सदर अलवी कोई ख़ास पैगाम लेके आए थे, और कल FIR के अंदर PTI की जानिब से कोई शिद्दत ना आने की वजह भी ये हो कि मामला जो हैं तय हो रहे हैं, मामला एक दूसरे को समझाए जा रहे हैं, और कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद के ऊपर चीज़ें ठीक की जा रही हैं। जो ये FIR है ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगर इमरान खान इस पे स्टैंड लेते तो इसका मतलब ये था कि टकराव की कैफियत जो है वो कायम है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर लॉन्ग मार्च उन्होंने थोड़ा डिले किया, उसमें चले एक वजह ये भी है कि वो ये देख रहे हैं कि इससे PTI को क्या फायदा होगा। थोड़ी सिचुएशन बिल्कुल हुई है, जिसे कहते हैं बिल्कुल हुई है। आप ये देखें कि 3 दिन पहले इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया, परसों मेरा ख्याल दिया था, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, हो सकता है ये बात ऐसे ना हो सकता है जो मैं नाम दे रहा हूँ ये ना हो। यानी उन्होंने एक स्टेप पीछे आए और क्वेश्चन एक दिया कि जी मैं माइट भी कि ये ऐसे ना हो, इबहम हो, और फिर उसके बाद अगले दिन FIR कटती है जो उसके नवीद के को मेन मुलजिम करके बाकी लोगों को करती है। फिर उसके बाद ये कि धरना कॉल ऑफ होता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं ये उन्हें इंगेज किया गया, और मैं समझता हूँ कि करना चाहिए सियासी कुव्वतों को। एग्जैक्टली इस टाइम पर हमारे नाज़रीन भी हमारे साथ मुत्तफिक हो गए इस चीज़ को लेकर कि इस टाइम पर हम लोगों को इस अमन शांति की भरपूर ज़रूरत है। भाई देखें, जब शहजादा जो कि प्रिंस सलमान है वो जब आएंगे, वली अहद जो है सऊदी अरब के, वो ही है इस टाइम किंग, वली अहद ही एक्टिवली सारा कुछ कर रहे हैं। 10 अरब डॉलर के मुआहदे, तकरीबन 4 अरब डॉलर जो हैं सऊदी अरब का हमारे ज़रिए मुबादला के ज़खायर के अंदर मौजूद है, ठीक है। वो उसकी जो वापसी है उसको भी हमने लाइन अप करना है। फिर उसके बाद 4.2 बिलियन का बेल आउट पैकेज भी जो है वो भी मुतवक्को है। अच्छा, फिर ये कि फिर आपके गैस भी आ गए तो वो उसके जाएंगे, लेकिन मैं ये बता रहा था कि जो हमारी ऑयल रिफाइनरी है, जो पिछली दफ़ा जब आए थे शाह सलमान साहब, तो उन्होंने ये ऑयल रिफाइनरी का कहा था ग्वादर में, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ सियासी तसादुम
और सियासी अदम इस्तेहकाम इतना ज़्यादा है कि कोई भी हुकूमत कॉन्सनट्रेट नहीं करती अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शर्म शेख में कोप 27 के मौके पर सऊदी अरब के शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। कितनी अहम मुलाकात हुई है और ये कितनी अहम मुलाकात आगे आइंदे आने वाले दिनों में इसका हमें फ्रूटफुल नतीजा नज़र आएगा। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर खाकवानी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। आमिर अस्सलाम वालेकुम, इसार राना बोल रहा हूँ। जी राना साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब, मैं ये कह रहा था कि इमरान खान के रवैये में कुछ लचक देखने में आ रही है और मोहम्मद बिन सलमान साहब की आमद है 21 नवंबर को, और जो इमरान खान की अब मौजूदा वो लग रही है वो टाइमिंग इस तरह की है कि लगभग उसी टाइम इस्लामाबाद पहुंचने का वो इंदिया दे रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये अब पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं इमरान खान, और कहीं ना कहीं उनको समझाना और उनको को तो ज़रा थोड़ा सा नरम करने की कोशिश हो रही है, और मैं माइट भी के आने वाले दिनों में कोई इंतखाबात के वाले से भी डेट शीट सामने आ सकती है। इसमें तो कुछ नहीं, इमरान खान की हद तक तो बिल्कुल क्लियर है जो प्रेशर टैक्टिक्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह कहने, बल्कि वो तो कहना चाहिए कि एक तरह के ऑल आउट वार पे निकले हुए हैं ना, पूरी तरह अपनी पूरी एनर्जी और अपनी पूरी सलाहियत सब कुछ लगा रहे हैं। पर अब आप देखें ना, खुद वो नहीं है, जख्मी हुए हैं, घर बैठे हैं, तो वो हफ्ता 10-15 दिन के लिए वो सुकून हो सकता है चीजों को, लेकिन उन्होंने ये सोचा मुनासिब, उनको लगा कि 10-15 दिन के लिए मुसलसल एक्टिविटी जारी रहे। तो इमरान खान का जो ये प्रेशर टैक्टिक्स है, ये सारी चीजें हैं, ये कुछ हासिल करने के लिए हैं। और जैसे आपने इलेक्शन के कहा कि भाई इलेक्शन वो चाहते हैं, और जाहिर उससे पहले जो पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट होनी है आर्मी चीफ की, भी इसमें भी जाहिर है वो एक फैक्टर तो है, सामने ना सही लेकिन हिडन सही, लेकिन है सही। लेकिन ये कहना अभी बहुत ही काबिल वक्त है और शायद ज्यादा दुरुस्त नहीं है कि इनको इलेक्शन डेट मिल जाएगी। अच्छा, दूसरी का बिल्कुल भी तैयार नहीं है, कोई प्लान नहीं है। अच्छा, बिल्कुल जो मालूमात हैं, जो इतलात आ रही है, आप इधर जानते हैं, बहुत बाखबर सहाफी हैं माशाल्लाह, एस्टेब्लिशमेंट में भी और गवर्नमेंट में भी बिल्कुल क्लियर है कि इमरान खान को कुछ भी नहीं देना। तो इसलिए ये गैर मामूली पावर शो, पीपल्स पावर शो इनको करना पड़ेगा, गैर मामूली। तो 1.5-2.5 लाख रुपए लोग अगर इकट्ठे करते हैं इस्लामाबाद में और एंटर होते हैं, पोजीशन पति क्या होगी, लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि एक लॉन्ग मार्च को लंबा करने का ना एक जो साइकोलॉजिकल नुकसान ये होता है कि चीजें डिरेल हो जाती है ना, उसमें वो अट्रैक्शन नहीं रहती, लंबा हो जाता है चीज। अच्छा, अगर आप 2 हफ्ते करते रहे तो आपको वो उतना इम्पैक्ट नहीं रहता उतना। अच्छा आमिर साहब, इतलात ये भी हैं कि मोहम्मद बिन सलमान की आमद से कबल कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह ये मामले को लपेट दिया जाए। तो फिर दोनों सूरत हाल हो सकती हैं कि कोई इलेक्शन टाइप कोई चीज़ का भी ऐलान हो जाए, या फिर ये कि को बड़े पैमाने के ऊपर फिर सख्ती से कुछ किया जाए। मैं आपको एक मजे की बात, दिलचस्प बात बताऊं। आज ही मेरी बात हुई एक जर्नलिस्ट से पाकिस्तान से बाहर, तो वो उनका बड़ी ही अजीब गरीब एक बात मुझे सुनने में मिली कि MBS को, यानी मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस आ रहे हैं, उनको इससे कोई सरोकार नहीं। इससे पहले ये तासुर था हमारे यहाँ पाकिस्तानी हल्कों में भी, मीडिया के जो लोग इसको मॉनिटर करते हैं उनमें भी और सफारतकारों में भी, कि वो इसको नापसंद करेंगे कि उनके कहने पे यहाँ पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा, और उससे पहले कोशिश होगी कोई। अब पता लगा कि कोई इनको कोई सरोकार नहीं, कोई इंटरेस्ट, इनको कोई इशू नहीं है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी वो बिल्कुल तैयार है, वो कहते हैं चार्ज करते हैं ना करते, वो अपने प्लान मुताबिक वैसे क्या आमिर इमरान खान अफोर्ड कर सकते हैं कि MBS हो और ये वहाँ पे जाके कोई इस तरह का करें? तो इमरान खान भी तो इन फ्यूचर पॉलिटिक्स में ये अफोर्ड नहीं कर सकते। जो है वो MBS से ज्यादा पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट और ताकतवर रहे हैं ना, और उनका फंडिंग में सब चीजों में बहुत ज्यादा है। तो आपने 2014 के धरने में देखा है कि उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं की थी कि चाइनीज प्रीमियर यहाँ पे आना चाह रहे थे। तो मेरा ख्याल है इमरान खान बिल्कुल बहुत आगे चले गए हैं। जी ठीक है, पीजे मीर ने भी हमें ज्वाइन कर, उनको भी। हाँ, मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम पीजे साहब। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो आप तो दें ना। नहीं, सलामती तो हर एक को सब पे। मीर साहब है? जी जी, अच्छा जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सब आपस में ना एक टॉसिंग कर रहे हैं सलाम की। मीर साहब ये बताइएगा कि हमारे साथ आमिर खाकवानी साहब भी हैं, और हम उनसे ये पूछ रहे थे कि इमरान खान जितना ये इसको लॉन्ग मार्च को उससे सियासी मुफाद ले सकते थे तो ले लिया, लेकिन व्हाट नेक्स्ट सर? क्या ये कंटिन्यू करेंगे या क्या कहीं कोई थोड़ा सा जोड़ तोड़ होगी या हो रही है? सर, इनका जो बयानिया है वो तो सबके सामने है।
और जो इमरान जिस बयानी पे चले हैं और उनको पब्लिक सपोर्ट मिली है, ये तो नहीं छोड़ेंगे, ये तो जाएंगे उसके ऊपर, विच इज फाइन। ऑपोजिशन का कोई भी हो, पीडीएम के हमने देखा, बिलावल का देखा, हर एक को हमने देखा है। तो जो ऑपोजिशन होती है उसका ये हक होता है, और डेमोक्रेट अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो बिल्कुल वो उस पर आएंगे। अब बात आती है कि कई स्पेकुलेशन है, हाँ जी छोड़ देंगे नहीं छोड़ेंगे, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज पॉलिटिकली अगर इमरान बैक ऑफ करते हैं या बैकफुट पर जाते हैं, अनलेस कोई नेगोशिएशंस होती हैं, आज उम्मीद है कि कुछ ना कुछ होगा शाम तक, लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन उसके अलावा आई डोंट थिंक इमरान बैकअप करेंगे। नहीं सर, क्या हो सकता है, हमारे नाज़रीन को जरा बताइए कि क्या हो सकता है शाम तक? देखें, बैक ट्रैक में बहुत बातें चल रही हैं। एमबीएस जो है इनकी भी विजिट आ रही है पाकिस्तान में, और ये एक लिबरल आप कह लो एक बादशाह है इन कंपैरिजन टू, ऑफ कोर्स आप कंपैरिजन इमरान के साथ कर सकते हैं, ये भी लिबरल है। यस, इनको हमने देखा है इन कंपैरिजन टू द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी लिबरल है, पीएमएलएन जो है उसको लिबरल नहीं देखते, वो कंजर्वेटिव्स आप देखते हैं उनको। लेकिन ताल्लुकात तो बड़े हैं। आया इस बार शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की, उनके दावत पे ही वो तशरीफ ला रहे हैं। देखें, जो बयानिया पे जैसे मैंने पहले कहा इमरान चल रहे हैं एंटी अमेरिकन, सऊदीज भी वही हैं, सऊदीज भी फंसे हुए हैं। सऊदीज को तो डायरेक्ट थ्रेट उन्होंने दे दिया कि हम तुम हमारी जो सिपाही आते हैं, सोल्जर्स आते हैं, तुमने इसके पैसे भी देने, नहीं करना तो फिर तुम्हें पता हम क्या करेंगे। तो एमबीएस ने ये सुन लिया, बिल्कुल सुन लिया। उसके अंदर एक न्यूक्लियर पावर एक एलाय है, जो इमरान का स्टांस है वही एमबीएस का स्टांस है, तो ये दोनों एक पेज पे एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न्ड। लेकिन सर वो सुबह कोई घड़ी वड़ी के इशू के ऊपर कोई आपस में दोनों के कोई गैप बना है, कोई घड़ी वाला इशू भी कोई सुना, मैंने सुना था। ये घड़ी का एसार, वो कहते हैं ना स्टॉर्म इन अ टी कप, हम पता नहीं किन वो दूध की पत्ती की चाय के ऊपर हम बहस शुरू कर देते हैं, नेशनल डिबेट। ये आपके पास पूछे खाने में कई दफा गिफ्ट्स इतनी आई हैं और लोगों के घरों में पड़ी हुई हैं, वहां कोई बात नहीं है, इन्होंने पैसे दे दिए, और ये जो कैबिनेट डिवीजन होता है बाय द वे, ये अप्रूव करता है और उसके बाद आप खरीद सकते हैं। इसका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, तो जो भी मार्केट इवैल्यूएशन होती है उस पर दे देते हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं चीजें, पैसे ऊपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप मुफ्त कोई नहीं लेके जाता, पैसे सब देते हैं। आपने गिलानी साहब का देखा, सारा दिया जी, हार लेके चले गए, गिलानी साहब पेड फॉर इट। ठीक है सर, ठीक है सर, नहीं बताते। वो मैं कह रहा हूँ आपसे ज्यादा बात कर ली जाए। एफआईआर दर्ज हो गई और पीटीआई उससे मुतमईन नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि पीटीआई की कॉन्सेंट के बगैर इतनी आसानी से एफआईआर, ये तो फिर पहले दिन भी हो सकती थी। अब एफआईआर में नाम अगर एक आर्मी ऑफिसर का है तो मैं समझता हूं इसका हम एक ऑप्शनल रास्ता भी रख सकते थे कि इमरान को अगर बिल्कुल रिजर्वेशंस है या हो तो वो आर्मी चीफ को कहें कि देखें जी आपके डिपार्टमेंट से। नहीं सर, उनका नाम नहीं है, नाम का पीटीआई की तरफ से ये एफआईआर नहीं हुई है, ये पुलिस की जानिब से यानी सरकार की मदीयत में एफआईआर दर्ज हुई है, और इसका मरकजी मुलजिम नवीद है जो गिरफ्तार हो चुका है। यानी इमरान खान की जानिब से जो कुछ कहा दिया जा रहा था वो नाम वाम भी नहीं है, और ये पुलिस ने खुद दर्ज की है। तो फिर मुझे बताएं एफआईआर का मतलब क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके बाद सेकंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी होती है, जिसके बाद एसपी जो होता है इन्वेस्टिगेशन वो उसकी तहकीकात करता है। तो अगर पुलिस के पास पहले है तो हाउ कम इसके पास पहले आ गई? इसके मुद्दई की तो आप बात कर ही नहीं रहे जिसपे गोली लगी है। जो गोली जिसको लगती है एफआईआर वो कटाती है, और ये पुलिस खुद नहीं काटती। तो अब वो कह रहे हैं हमारी एफआईआर काटो, उनकी नहीं काटी, आपने अपनी काट दी, तो ये कैसी एफआईआर है? देखे ना, आपने लीगैलिटी पे तो जाना है। 24 घंटे का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 24 घंटे में आप एफआईआर काटें, ऑर्डर दिया बाकायदा आईजी पंजाब को, जिसके बाद उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं थी, तो उन्हें और फिर ये तो पुलिस की एक जिसे कहते हैं कि उसकी इख्तियार है कि वो एफआईआर जब काटती है तो वो ये देखती है कि जो दरख्वास्त दी जा रही है उसके अंदर हकाइक मैच भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सर इस वक्त हमारे जो आईजी हैं शाहकार साहब, ये बड़े एक प्रोफेशनल हैं, अब इनको तो जॉब मिल गई है। वो जो कह रहे हैं छोड़ दो यहाँ से, उनको तो यूनाइटेड नेशंस में जॉब मिल गई है,
एज पुलिस एडवाइजर फॉर पीस। अब द क्वेश्चन इज कि वो तो यहाँ से चले जाएंगे एंड ही डजंट वांट टू गेट इनटू जेपरडी कि हाँ जी उनको भी इम्प्लीकेट करो और यहाँ उनको लगाई रखो और वो आगे अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट को ना ले। सो क्वेश्चन उठता है कि जो आपने भी बात की, क्वेश्चन ये है 24 आवर्स ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है, इस पे क्यों नहीं काटी गई? किसने कहा था कि मत काटो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और आप एक प्रेसिडेंट छोड़ते हैं, यहाँ तो नीचे थानों में तो FIR कटती कोई नहीं है, आप चले जाएं, क्योंकि जब FIR काटेंगे तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसका तो सारा दिन उधर लग जाएगा, वो कितनी कितनी इन्वेस्टिगेशंस करेगा वो। तो ये लोग काटते हैं वैरायटी ऑफ रीजंस। और दूसरी चीज होती है कि ये मुक मकाओ के साथ काम यहाँ खत्म हो जाता है, ये सबको पता है। झूठ बोलने की जरूरत। थैंक यू सो मच पीजे मी, टाइम दिया अपना। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाजरीन कहीं भी मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा, स्टे विद अस। एक तेरी बराबरी के लिए खुद को कितना गिरा चुका हूँ मैं, जनाब जॉन एलिया की 20 क्या बात है, अपने लहजे के हवाले से चौंका देने वाला, मैंने इससे बड़ा चौंकाने वाला शायर नहीं देखा। अच्छा। मैं और सर अनवर मसूद की आज सालगिरह, एक बड़ा आदमी की बरसी है और एक बड़े लेजेंड शायर की जो है सालगिरह। अमजद इस्लाम अमजद मौजूद हैं जी, और एक तीसरा बड़े आदमी जो है वो हमारे साथ बहुत वार्म वेलकम अमजद साहब। आज जॉन एलिया की 20वीं बरसी है, जबकि अनवर मसूद साहब की सालगिरह है जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं। 87वीं सालगिरह। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी दे। खाल खाल लोग रह गए हैं अनवर मसूद साहब जैसे। सर आपने तो दोनों से आपकी मुलाकातें हैं और दोनों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा है। जॉन साहब के हवाले से मैं चाह रहा था कुछ थोड़ी सी आपसे चीज शेयर करना, आपने तो उनके साथ बहुत वक्त गुजारा। जी जी। अच्छा देखो सर, बात ये है कि हमारे यहाँ हर दौर में कुछ शायर होते हैं जो अपनी अनोखेपन की वजह से जी, अपनी तर्ज अदा की वजह से होते तो उसी जमाने में है मगर अपने जमाने से मुख्तलिफ होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जमाने में जॉन एलिया और मुनीर नियाजी ये दो आदमी ऐसे थे जो अपने अंदाज के बिल्कुल मुख्तलिफ लोग थे। और उसमें उनमें भी जॉन की खूबी मैं समझता हूँ कि वो ये थी कि वो बाद औक़ात जिसको कहते हैं ना कि जैसे रोजमर्रा में हम बातें करते हैं, वो बातों के अंदर से शेर निकाल लेते हैं। वाह वाह। ये और वो यानी उनके बहुत सारे मिसरे आप देखेंगे, अगर आप उनकी नसर करने की कोशिश करें तो वो पहले से नसर होगा, मगर इसके बावजूद उसमें इतनी नगमगी और उसमें इतनी मानवियत होती है कि आदमी वाह करने पर मजबूर हो जाता है। तो वो एक अपने और फिर जॉन बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, अगरचे उनका वो जो इल्मी पस मंजर है वो ज्यादा वाजे सामने नहीं आया, लेकिन अगर आप उनकी शायरी को गौर से पढ़ें तो आप देखेंगे कि उसमें जो एक असातीर के हवाले हैं वो बहुत रेयर भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं। और ये चीज हमारे बहुत कम शायरों में पाई जाती है। आमतौर पर वो आजकल सोशल मीडिया पे अपने जो चलते हुए शेर हैं उनकी वजह से पॉपुलर हैं, लेकिन इनके अलावा भी मैं समझता हूँ कि उनकी शायरी में बहुत गहरे और बहुत मानी शेर जो हैं वो भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। अमजद भाई, जो जॉन साहब की जिंदगी थी वो एक रिश्तों के हवाले से आपको इतनी बैलेंस नहीं थी जिसका फिर उन्हें सारी जिंदगी बोलिएगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जॉन साहब की जो जिंदगी थी वो रिश्तेदारी के हवाले से, रिश्तों के हवाले से कुछ थोड़ी सी बाद में जाके बड़ी, और उसका कलक सारी जिंदगी उनको रहा, शायरी में भी नजर आया, उनके करैक्टर में भी नजर आया। आपसे भी शेयरिंग करते होंगे वो? जी 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 वो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सर हमें जो है ना शायरों को, जैसे हम अपने क्लासिक्स को जब पढ़ते हैं ना तो फिर हम उनको सिर्फ उनकी शेरों से देखते हैं, जो उनके बारे में मालूमात होती हैं उनमें बाद औक़ात चूंकि उस तरह की ऑथेंटिसिटी नहीं होती तो वो फिर तस्वीर शायद गलत बन जाती है। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि अब हमें जॉन को उसकी शायरी के थ्रू ही देखना चाहिए, और उसमें ये जिस बात की तरफ आपने इशारा किया है और उसके बहुत वाज़े रेफरेंसेस हैं। और ये बड़ी एक बदकिस्मती की बात है कि जो हमारे बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं, और इत्तेफाक से उनकी बेगम भी बहुत एक क्रिएटिव, बहुत आला लिखने वाली हैं, तो वो एक साथ ज्यादा जिंदगी नहीं गुजार सके। मैं समझता हूँ कि ये एक जाती सतह पर जॉन के लिए एक बहुत बड़ा, और जॉन एलिया के लिए ये भी एक बड़ी मजे की बात है कि वो यंगस्टर्स के उनकी शायरी जो यंगस्टर्स में, बल्कि मैं अमजद भाई से ये पूछने लगा था कि ये क्या वजह है कि नौजवानों ने
और अचानक कुछ अरसे से मैंने देखा है कि वो एकदम नौजवानों के शायर बन गए और अपनी जिंदगी के अंदर शायद उन्हें इतनी शोहरत और कबूलियत नहीं मिली जितनी अब इस वक्त उन्हें लम्हा मौजूद में है। हाँ, मेरे ख्याल में उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया में जो अदब या शेर के हवाले से जो एक रवैये बने हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो शौकीन लोग हैं, यानी वो दे डोंट बिलोंग टू लिटरेचर, लेकिन अदब के साथ उनको एक शगफ सा है। तो इस तरह के जो उनको जो होते हैं ना फौरन स्ट्राइक करने वाली बातें, वो हमेशा अच्छी लगती हैं। और चूंकि जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि जॉन के पास एक अंदाज भी था, तो वो उस अंदाज को इस नौजवान बच्चों ने ज्यादा पसंद किया है। अनवर मसूद साहब की बात कि जब कोई आदमी बुनियाद वाली शायरी की बात ना वो तो फिर एकदम लोग उसको ज्यादा याद भी करने लगते। अच्छा, ये लबीबा जो है ये मुझसे कह रही है कि आप अनवर मसूद साहब की जो बनैन लैन जानते हो, मैंने कहा उनका तो आप जिस कलाम को पकड़ेंगे वो ऐसा लगेगा कि जैसे ये कोई हमारे अंदर से कोई बंदा सामने बैठ के बात कर रहा है। इतनी जिंदगी इतनी ऑब्जर्वेशन बहुत कम देखने में आती है सर। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जो उर्दू पूरी शायरी में अगर आप मिजाज निगार चुनने की कोशिश करें तो जितनी भी मुख्तसर लिस्ट होगी उसमें अनवर मसूद जरूर होगा। बेशक। और फी जमाना मैं समझता हूँ कि असल ह्यूमरिस्ट अगर कोई शायर है तो वो अनवर मसूद ही है, कि जो किसी सतह पर वो जिसको एक कहते हैं ना जी फौरी शोहरत के लिए जो मज़ामीन होते हैं, जैसे हमारे अक्सर मिजागो भाई करते हैं, बीवी पर जुगतें कर ली, पुलिस पर कर ली, कानून पर कर ली, तो वो हमेशा आप देखेंगे कि इससे एतराज करते हैं। और सबसे ज्यादा जो अच्छी बात है कि वो जो जिंदगी के नए ट्रेंड बनते हैं उनको बनने से पहले मैंने देखा है कि उनकी शायरी में उनका जिक्र नजर आता है। मिसाल के तौर पर ये सेल्फी ही ले लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही है। सेल्फी कल्चर आजकल बहुत आम हो गया है, लेकिन आज से 5-6-7 बरस पहले जब ये शुरू हुआ तो उनका शेर आप देखिए कैसा कमाल है। नहीं अमजद भाई, आपसे दरखास्त है कि जॉन का कोई एक शेर आप हमारे साथ शेयर कीजिए। जॉन के तो इतने यार शेर हैं, कोई एक हमारे नाज़रीन के लिए। तो उस अब मैं यानी उसको क्या कहना चाहिए कि कहाँ से शुरू करूं कि अच्छा अभी मैं उनका फिर नुमाइंदा शेर आपको कुछ करके सुनाता हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे तो वो ही ज्यादा है कि वो ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। ये यानी ये वो मौजू है जो हजारों दफा कहा गया है, मगर शायद इसे इस तरह से किसी ने नहीं कहा। बहुत शुक्रिया अमजद साहब इस तरह देखने में। सर मैंने बनैन सुनना है। बनैन लैन जानते हो, बनैन लैके आंदे हो, लांदे हो तो लैंदी नहीं, पांदे हो तो पैंदी नहीं, पै जाए तो दूजी वारी पान जो की रहंदी नहीं। बनैन में देंगा, बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टॉप दी, वड्डे नू पूरी आवे निक्के दे नाप दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मिड डे शो आपको पसंद आया होगा। एक तक की जो खबरें थी और डेवलपमेंट थी वो आप तक हम लोगों ने शेयर की। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।